Hello students, welcome back to the channel of SKD Coaching Center. I am Shilpa ma'am with you all and this is the video for class 12 student of Assam State Board for the subject finance. So here in this video we are going to discuss some important topics जो एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है, जैसे कि क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, नाबार्ड, आईजीबीआई, एलआईसीआई. सो जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था अप टू द फंक्शंस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का. आज उसी का एक्सटेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 वीडियो का लिंक अटैच कर दिया, वो एंड डू वॉच द वीडियो. उसके बाद ही तुमको ये वाला वीडियो देखने से अच्छे तरीके से समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. आज का पहला टॉपिक ही है हम लोगों का क्रेडिट कंट्रोल का डिफरेंट टेक्निक्स. एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो कि क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन जो होता है वो आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगा. ठीक है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को हम लोग क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन बोलते हैं. एंड व्हाई आरबीआई परफॉर्म सच फंक्शन? क्योंकि आरबीआई को इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का टेंडेंसी कम करना है. इन्फ्लेशन मतलब जहाँ पर मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण डिमांड बढ़ जाता है और कमोडिटीज का प्राइस राइज हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन ठीक उसका उल्टा, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाने के कारण मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाता है और उसके वजह से डिमांड जनरेट नहीं होता है. उस डिमांड को फिर से रीजनरेट करने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है. तो ऐसे ही आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू ये डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा या फिर इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करता है. तो उसके लिए आरबीआई दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज करता है. एक क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव. नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मतलब आरबीआई डिफरेंट टूल्स के हेल्प से मनी का वॉल्यूम को कंट्रोल करता है. और दूसरा और क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्रेडिट का डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, किस तरफ क्रेडिट का फ्लो होगा उसको कंट्रोल करता है क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू. सो दिस टू वाना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में पूछा ही जाता है, वेदर इट इज योर टेस्ट, वेदर इट इज योर फाइनल एग्जाम, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पूछा ही जाता है. तो लेट्स सी द डिफरेंट टूल्स एंड वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट है बैंक रेट. बैंक रेट में लिखा हुआ है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. तो बैंक रेट पॉलिसी में क्या होता है, इस रेट में सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को पैसा देता है. हम लोग ने जैसे कि फंक्शंस में पढ़ा कि जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे का जरूरत होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत होता है, वो आरबीआई को अप्रोच करता है एज ए लास्ट रिसोर्ट, एज ए लास्ट ऑप्शन. ठीक है, तो आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को पैसा देता है. अभी पैसे देने के बदले वो तो कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. जिस इंटरेस्ट रेट या जिस रेट में वो लोग आरबीआई जिस रेट में सेंट्रल बैंक को पैसा देता है उसी को हम लोग बैंक रेट बोलते हैं. तो आरबीआई जब भी सेंट्रल बैंक को पैसे देता है तो जिस परसेंटेज में देता है उसको बैंक रेट बोला जाता है. तो इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट. ठीक है, जब भी इन्फ्लेशन को कम करना पड़ता है, मतलब मनी सप्लाई को आरबीआई को कम करना पड़ता है, तो वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है. कैसे? क्योंकि अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई बैंक रेट बढ़ा के कमर्शियल बैंक के पास जो ट्रेजर रहता है, पैसे का जो भंडार रहता है, उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक को पैसा कम लैंड कर सके. ठीक है, पब्लिक को पैसा कम लैंड कर सके. इसके वजह से आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक का बोरोइंग्स को कॉस्टली कर देता है, कॉस्टली बोरोइंग कर देता है. ठीक है, तो बोरोइंग जब कॉस्टली हो जाता है तो कमर्शियल बैंक कम से कम पैसा आरबीआई से मांगता है और कम से कम उसका पैसा अगर उसके पास कम है तो वो लैंड भी कम ही करेगा. तो इकोनॉमी में अल्टीमेटली मनी सप्लाई कम हो जाता है. तो बैंक रेट और मनी सप्लाई में एक इनवर्स रिलेशन है. उल्टा होता है जब उसको डिफ्लेशनरी प्रेशर कम करना पड़ता है, तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए बैंक रेट को कम कर देता है, ताकि मनी सप्लाई, जैसे कि कोविड के टाइम में क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया. तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाने के कारण, मनी का सर्कुलेशन ना होने के कारण हम लोगों का इंडिया का इकोनॉमी डूब जा रहा था, या फिर बोल सकते हो डाउन हो जा रहा था. उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए बैंक रेट को कम कर दिया, जिसके वजह से कमर्शियल बैंक जो है कम रेट में पब्लिक को पैसा लैंड कर पाया. तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो ऐसे ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट पॉलिसी यूज किया जाता है. होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक.
नेक्स्ट आता है ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी ओमो का मतलब क्या है? ओमो में क्या होता है, फॉर से आरबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो वो क्या करेगा, जब भी उसको मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो वो क्या करेगा, ओपन मार्केट में जाके, यहाँ पर जैसे कि कोई भी कमर्शियल बैंक बैठा है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठा है, उन लोगों के पास जब भी उसको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो वो क्या करता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन लोगों से खरीद लेता है, बाय कर लेता है। तो क्या होगा, पैसा आरबीआई के पास से ये सब इंस्टीट्यूशंस को चला जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चला जाएगा। और उल्टा होता है, जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है, तो आरबीआई क्या करता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता है, ताकि पैसा कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर पब्लिक से पैसा क्या हो सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरबीआई के पास चला जाए, ठीक है, इस वर्ड फ्लो होता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि कैसे होता है ओमो। जब भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, वो क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बाय कर लेता है, ठीक है। बाय करने से क्या होता है, पैसा आरबीआई से कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक को चला जाता है। जब भी मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को कब कम करना है, इन्फ्लेशन के टाइम। इन्फ्लेशन के टाइम जब मनी सप्लाई को कम करना है, तब वो क्या करता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देता है टू सेंट्रल बैंक, एफआई या पब्लिक। तब क्या होता है, इन लोगों से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ओमो को ऑपरेट किया जाता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट हम लोगों के पास दो तरह का रिजर्व रहता है, मतलब हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास या फिर आरबीआई के पास एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है कैश रिजर्व, मतलब कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, और दूसरा है लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना पड़ता है। हर एक कमर्शियल बैंक, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा या फिर लिक्विड एसेट एज ए रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो उस टाइम पे उस पैसे को या फिर लिक्विड एसेट को यूज कर सके। अभी सेम बैंक रेट में भी जैसा होता है, यहाँ पर भी सेम ही होगा। आरबीआई को जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करना होता है, तब वो सीआरआर और एसएलआर के थ्रू करता है, ठीक है। तो जब भी उसको मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तब वो क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही इंक्रीज कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक से पैसा आरबीआई के पास चला जाए। और उल्टा होता है, जब उसको मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, वो सीआरआर और एसएलआर को कम कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बच जाए। उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, पब्लिक को लैंड करेगा, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में वो इन्वेस्ट करेगा, एक्सपेंस करेगा ज्यादा से ज्यादा। सेंट्रल बैंक के थ्रू जब पैसा सप्लाई बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है डिफ्लेशन के टाइम और ये होता है इन्फ्लेशन के टाइम, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस डायग्राम। इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेके रखना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर तो मैंने दिया ही हुआ है, इसको भी पढ़ने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये भी देख लो, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बना के समझाया, उसी को वर्ड में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड शॉर्ट टर्म फंड्स। ये देखो, ये यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर है शॉर्ट टर्म फंड्स, और बैंक रेट में क्या था, बैंक रेट में था लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। तो रेपो रेट और बैंक रेट, ये दोनों ही सुनने में सेम ही लगेगा, क्योंकि इस दोनों रेट या पॉलिसी के अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लैंड करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा लैंड करता है, ठीक है। पर रेपो रेट और बैंक रेट में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, एंड दैट इज बैक्ड बाय सिक्योरिटीज। और उसको लेने के लिए रेपो या रिपर्चेस पॉलिसी के अंदर पैसा लेने के लिए कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटी होना जरूरी है। मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले सकता है, मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कोई सिक्योरिटी जमा रखना पड़ेगा, तभी जाके अंदर रेपो रेट पॉलिसी और रेपो पॉलिसी वो
सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, ठीक है, बैक बाय सिक्योरिटीज। और वही जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और यहाँ पर नो सिक्योरिटी नीडेड, कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो रेपो रेट और बैंक रेट दोनों पॉलिसी के अंदर, रेपो और बैंक रेट पॉलिसी के अंदर, दोनों के अंदर ही सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा लैंड करता है, ठीक है, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस, ठीक है। और इसको देखो, रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एज बैंक एग्रीज टू रीपर्चेस द सिक्योरिटी एट ए प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्राइस, मतलब जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है और उसके बदले कमर्शियल बैंक उसके पास सिक्योरिटी जमा रखता है या फिर सिक्योरिटी एज ए बैकअप जमा रखता है, तब ये सेंट्रल या ये कमर्शियल बैंक क्या दावा करता है कि एट ए पर्टिकुलर डेट और एट ए पर्टिकुलर अमाउंट आई एम गोइंग टू रीपर्चेस इट, मैं इसको रीपर्चेस कर लूंगी, ठीक है, इसीलिए इसको रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो सेम बैंक रेट का जैसा ही है, इनवर्स रिलेशन है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए ये देखो, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन के टाइम मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है, तो वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि बोरोइंग जो है वो क्या हो जाए, बोरोइंग जो है वो कॉस्टलियर हो जाए। तो जब बोरोइंग कॉस्टलियर हो जाएगा, ये कमर्शियल बैंक बोल लो या जनरल पब्लिक बोल लो, कोई भी बोरो करना नहीं चाहेगा, लोन लेना नहीं चाहेगा, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। So these are the quantitative techniques of credit control, जिसके अंदर आरबीआई क्या करता है, क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर मैंने इसको एसएमएस में भी दे दिया, बैंक रेट नीति, খোলা বাজার কার্যকলাপ, তারপিছত নগদ জমা অনুপাত, সংবৃদ্ধিবোধ तरलता अनुपात, इसका डेफिनेशन हालांकि सबको समझ में आ गया। एसएमएस में लिखने के लिए मैंने यहाँ पर ये फोटो अटैच कर दिया, जिसको भी चाहिए होगा एसएमएस में वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जैसे आरबीआई मनी के वॉल्यूम को, मनी का वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, यहाँ पर आरबीआई मनी का वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं करेगा, हालांकि उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। फॉर से जो भी प्रायोरिटी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर जो भी प्रायोरिटी सेक्टर में ज्यादा पैसे का जरूरत है, आरबीआई उस तरफ पैसे को डायरेक्ट कर देगा ताकि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर जो है इकोनॉमी में कम हो सके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेक्निक इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, आरबीआई इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर यूजर्स और बॉरोवर्स, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में कितना पैसा, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन ग्रांट किया जाएगा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो उसको डिटरमाइन कर देता है, आरबीआई उसको डिटरमाइन या फिक्स कर देता है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। एग्जांपल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, हायर रिस्क वेट, सेक्टरल कैप्स, कौन सा सेक्टर में, मतलब कुल मिला के कौन सा सेक्टर में कितना पैसा जाएगा एक इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर फार्म को कितना पैसा दिया जाएगा मैक्सिमम, वो लोग डिसाइड कर देता है, आरबीआई डिसाइड कर देता है हर एक बैंक के लिए। नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन क्या है कि फॉर से होता है जब भी हम लोग कोई भी लोन लेते हैं बैंक से या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हम लोगों को कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, कुछ भी हम लोगों को ऐसे सिक्योरिटी रखना पड़ता है। अभी जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट जो इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ग्रांट किया जाएगा, और इस सिक्योरिटी का जो मार्केट वैल्यू है उसमें एक गैप रहता है, ठीक है, उसमें एक गैप रहता है। हमेशा लोन वैल्यू जो है सिक्योरिटी का मार्केट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक को लॉस ना हो, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो टाइम टू टाइम आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन को चेंज कर देता है, कितना रखना है मार्जिन, ठीक है। अगर उसको इंक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को, मतलब मार्जिन को वो कम कर देता है, कम मार्जिन होगा, और मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज करना है वो मार्जिन को ज्यादा कर देता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जहां पर एक बैंक के अगेंस्ट में या फिर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में आरबीआई क्या करता है, नोटिस इशू करता है, पेनल्टी लगा देता है, ठीक है, कि इतना तक लोन, अगर इससे ज्यादा लोन दिया तो इतना पेनल्टी लगेगा। सो दिस आर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। उसके बाद आता है मॉरल पर्सुएशन, ठीक
ठीक है। आरबीआई इन्फ्लुएंस बैंक थ्रू एडवाइस, अपील, परसुएशन रादर देन लीगल पावर। जैसे कि डायरेक्ट एक्शन के केस में वो लीगल एक्शन लेता है एक बैंक के खिलाफ, लाइसेंस कैंसिल कर देना, लाइसेंस को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, ये सब लीगल एक्शन लेता है। मॉरल परसुएशन इसका उल्टा होता है, जस्ट सिंपली एडवाइस देता है, ये करो वो करो, ये करना अच्छा है, इस सेक्टर को ज्यादा लोन दो, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग टारगेट को मीट करो, ऐसा कुछ एडवाइस देता है, अपील करता है। इसके अंदर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। सो दीज आर द क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पर एसएमएस में भी है, ये ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। ये निर्वाचित होगा, हाँ निर्वाचित लिखा हुआ है, ये निर्वाचित होगा। निर्वाचित ऋण नियंत्रण, मार्जिनल प्रयोजनीयता, प्रत्यक्ष व्यवस्था, नैतिक रूपायन। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज यू विल बी आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जाम्स, नाबार्ड का फंक्शंस, नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव्स एंड नाबार्ड का हिस्ट्री। रिपीटेडली यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो डोंट स्किप द टॉपिक्स। तो मैं जो भी वीडियो में डिस्कस करती हूँ या जो भी मैं वीडियो में लेके आती हूँ जो भी टॉपिक, उसको भूल से भी इग्नोर मत करके जाना। बाकी जितना भी टॉपिक्स मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया या फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाया, उसको तुम लोग ऊपर से पढ़ के जा सकते हो, पर जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया उसको इम्पोर्टेंट मान के चलो टिल योर एग्जाम ऑन मार्च 2027 मार्च में जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, तब तक के लिए उसका जितना भी सब्सिडियरी एग्ज़ाम रहता है, छोटा मोटा एग्ज़ाम रहता है, उस सब एग्ज़ाम में ये सब टॉपिक को स्किप मत करना। अगर ये सब टॉपिक पढ़ के जाओगे, एटलीस्ट यू विल गेट हैंडसम मार्क्स, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ये रिपीटेडली ईयरली क्वेश्चंस में आया है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब में डिस्कस करने का डिसीजन लिया। जो भी ये वीडियो को देख रहा है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी ये टॉपिक मालूम चले क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। लाइक द वीडियो, क्योंकि जितना वीडियोज़ में लाइक्स या फिर जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा, आई विल फील मोटिवेटेड ताकि मैं टॉपिक्स का वीडियो लेके आऊँ। So don't miss to subscribe the channel, like the channel and share among the friends. So let's start the second important topic, which is NABARD. NABARD तो आएगा ही आएगा, एक ना एक एग्जाम में तुम लोग जितना भी एग्जाम दोगे ना, वेदर इट इज टेस्ट एग्जाम, अपेयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम या फाइनल एग्जाम, एक ना एक एग्जाम में तो ये NABARD का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा NABARD, ये पकड़ के चलना। तो NABARD क्या है? NABARD का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट में हम लोग उसको NABARD बोल के जानते हैं। तो ये क्या है? एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंकिंग होता है और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये डेवलपमेंट बैंक आता है। तो उसी डेवलपमेंट बैंक का सबका हेड होता है NABARD। जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का हेड है RBI, वैसे ही पूरा डेवलपमेंट बैंक का जितना भी ग्रुप है, जितना भी डेवलपमेंट बैंक है, जो कि हम लोग ने क्लास 11 में डिस्कस किया, IDBI, IFCI, SIDBI, ठीक है, नेटफी, ये सब का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है NABARD, ठीक है। तो NABARD का हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। इसका हिस्ट्री चालू होता है 1979 को, जहाँ पर एक कमेटी फॉर्म किया गया था जिसका नाम था क्राफिकार्ट कमेटी, जिसको चेयर किया था बी शिवरामन, इसीलिए इस कमेटी को शिवरामन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1981 को NABARD एक्ट पास किया गया। इसी कमेटी ने सजेशन दिया था कि एक हम लोगों को एपेक्स इंस्टीट्यूशन चाहिए, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया जाएगा। तो पहले ये जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करना या फिर रूरल डेवलपमेंट को मोटिवेट करना, प्रमोट करने का काम RBI का ही कुछ
सेल या फिर कुछ कुछ डिपार्टमेंट किया करता था। पर एज आरबीआई को भी बहुत सारा दूसरा काम देखना पड़ता है, इसीलिए 1979 में जो कमेटी बनाया गया था, शिवरमन कमेटी, ट्रैफिक कट कमेटी, उस कमेटी के अंडर यही डिसीजन लिया गया कि एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक चाहिए जो कि रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और पूरी डेडिकेटेड रहेगा उस काम के लिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए 1982 को नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था बाय ट्रांसफॉर्मिंग आरबीआई एग्रीकल्चर फंक्शंस एंड एआरडीसी रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये देखो 1982 में फाइनली आरबीआई का एग्रीकल्चरल फंक्शन और एआरडीसी रिफाइनेंस इसको कंबाइन करके मर्ज करके नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये एक बार लिख लो कि नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ किस किस चीज़ से, या फिर नाबार्ड को कौन सा कॉरपोरेशन या फिर कौन सा आरबीआई का डिपार्टमेंट को मर्ज करके नाबार्ड को बनाया गया है। सो नाबार्ड वाज established by merging these two। क्या क्या था? एक्चुअली 2 नहीं, एक्चुअली 3। फर्स्ट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, और दूसरा था एआरडीसी मतलब एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो ये सब को मर्ज करके आरबीआई का एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, आरबीआई का ही रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, और दूसरा एक कॉरपोरेशन जो आरबीआई का ही सब्सिडियरी था, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सब को मर्ज करके बनाया गया था नाबार्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है जब आरबीआई ने नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया था तो वो नाबार्ड जो था वो आरबीआई का सब्सिडियरी बन के काम करता था, पर आज के टाइम पे इट इज़ फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले ये आरबीआई ओन किया करता था, ठीक है, पर प्रेजेंटली ये जो है ये आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं रहा। अभी ये इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला कि कब उसका एक्ट पास हुआ था, फिर कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और कौन सा कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था। अगर तुम लोगों को नोट लिखने के लिए दिया जाए, नाबार्ड का नोट लिखने के लिए दिया जाए, आई विल सजेस्ट हिस्ट्री से स्टार्ट करना। हिस्ट्री में सब कोई लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। 1979 का कमेटी को लिखना, या फिर अगर याद ना रहे तो सिर्फ कमेटी का नाम लिखना। कमेटी का नाम शिवरमन कमेटी भी लिख सकता है। फिर फाइनली उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखो, और लिखो अभी फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखने से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नाबार्ड में नाबार्ड के फंक्शंस को 3 अलग अलग टाइप्स में या कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन एंड तीसरा है सुपरवाइजरी फंक्शन। ठीक है, डेवलपमेंटल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या करता है? फाइनेंशियल फंक्शन में नाबार्ड रीफाइनेंस फैसिलिटी, रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट कॉर्पोरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक को। ठीक है, उन लोगों को रीफाइनेंस मतलब उन लोगों को क्रेडिट देने के लिए उन लोगों को क्रेडिट देता है। जैसे कि आरबीआई के पास जाके कमर्शियल बैंक पैसा मांग सकता है, लोन मांग सकता है, वैसे ही डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स या कॉर्पोरेटिव, स्पेशली कॉर्पोरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीस जो है वो नाबार्ड से जाके पैसा बोरो कर सकता है, और नाबार्ड उन लोगों को हेल्प भी करता है क्योंकि उसका कोर फंक्शन में आता है रीफाइनेंस फैसिलिटी। फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग करना। रूरल एरियाज़ में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो सब प्रोजेक्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करने का भी काम करता है नाबार्ड। ठीक है, थ्रू RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसका एक अलग से फंड रहता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या करता है? प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SFG जो रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग गुट बोलते हैं। गुट एक कम्युनिटी आता है, एक ग्रुप ऑफ वुमेन आता है, वो अपना थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करता है, और जिसको उस ग्रुप में जिसको पैसे का ज़रूरत होता है या फिर जिसको क्रेडिट का ज़रूरत होता है उन लोगों को पैसा लैंड करता है। ठीक है, पाइनोड
सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। ये जो बैंक के साथ हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करना पड़ता है, बैंक के साथ अपना अकाउंट को लिंक करवाना पड़ता है, तो उसका सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाबार्ड। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस भी देता है, छोटा मोटा फाइनेंस प्रोवाइड करने का। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वहाँ पर बिजनेस, फार्म या फैक्ट्री खोले ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए भी वो काम करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगा देना, जिससे रूरल एरियाज़ के जो पीपल है उन लोगों को डिजिटल बैंकिंग यूज़ करने में इसका या फिर उसको एक्सेस करने में हेल्प हो सके। जो एक कैंप बिठाया जाता है जिसके थ्रू रूरल एरियाज़ के जितना भी लोग हैं उन लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू यूज़ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शंस में क्या आता है, आरआरबीज या कॉर्पोरेटिव्स बैंक को वो सजेशन प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज करता है कि कैसे काम करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि नाबार्ड हम लोग जानते हैं नाबार्ड हर एक डेवलपमेंट बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रूरल डेवलपमेंट में उन लोगों को वो गाइड करता है, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर रेगुलेशन एंड साउंड वर्किंग ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने अभी बोला है। यहाँ पर मैंने कुछ लेटेस्ट एग्जांपल दिया, जैसे कि क्रेडिट प्लानिंग में कि प्रायोरिटी सेक्टर को नाबार्ड ने डिसाइड किया 4.8 लाख रुपीज़ ग्रांट करे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, कहाँ पर, राजस्थान में 4.88 लाख करोड़ रुपीज़ ग्रांट करेगा, ताकि जो प्रायोरिटी सेक्टर है वहाँ पर, मतलब राजस्थान में जितना भी प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, उन लोगों को पैसा ग्रांट करेगा। वो लोग ने टारगेट लिया, नाबार्ड ने टारगेट लिया। फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलपमेंट फंड वो लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। सैंक्शन 1000 ऑफ करोड़ फॉर वेटनरी हॉस्पिटल, इरिगेशन फैसिलिटी एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है। प्रमोशनल और जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला, ताकि गुजरात में खोला, ताकि वहाँ पर जितना भी आर्टिशियंस है, फार्मर्स है, उन लोगों का जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है उसको जीआई टैग मिलने में आसानी हो। जीआई टैग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। अभी कमेंट में मुझे बताना कि आसाम में कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, ठीक है। अभी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये मैंने एसएमएस में भी दे दिया, नाबार्ड और इतिहास और नाबार्ड और कार्यसूची जो यहाँ पर था उसी को मैंने फिर से एसएमएस में यहाँ पर दे दिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। IDBI, जैसे कि नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, IDBI भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि नाबार्ड में रहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो नाबार्ड जो है डेडिकेटेडली काम कर रहा है रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। वैसे IDBI नाम सुन के ही पता चल रहा है, IDBI जो है वो स्पेशली काम करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। तो देखो हिस्ट्री में क्या दिया हुआ है, 1964 में IDBI को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन जुलाई 1 को। तब वो क्या था, वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी था RBI का, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, पर वो RBI का एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी हुआ करता था 1964 में, ठीक है, जब उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तब वो बैंक नहीं था, तब वो क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर जाके 1976 में RBI ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे कि नाबार्ड में हुआ था। नाबार्ड भी पहले RBI का सब्सिडरी हुआ करता था, फिर जाके RBI ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसका ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट जो है 2004 में IDBI क्या है, एक बैंकिंग कंपनी बोल के एस्टेब्लिश हुआ एज ए कमर्शियल बैंक, ठीक है। पहले वो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, पर 2004 में उसको बैंक का लाइसेंस मिला, ठीक है। वो क्या हो गया, IDBI लिमिटेड, मतलब एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक का ओहदा उसको मिला। और 2019 में LIC ने सबसे ज़्यादा उसका शेयर खरीदा था, 51% था LICI का, ठीक है, और बाकी का गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन का बाकी शेयर था। तो LIC ने उसका मेजर शेयर होल्डर बना
स्टेक होल्डर बना 2019 में, और एट प्रेजेंट इट इज़ अ यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक जो कि एज ए बैंक काम कर रहा है, ठीक है, एज ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। अभी बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो पार्ट होता है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ लोन ही देता है। पर अभी जो ये डेवलपमेंट बैंक है, ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, इसका तुमको डिमांड डिपॉजिट भी मिलेगा और टाइम डिपॉजिट भी मिलेगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना। जब वो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था तब वो NBFI के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, बाद में 2004 में उसको एज ए कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिल गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस मिल गया, और आज के डेट में वो एज ए प्राइवेट कमर्शियल बैंक बन के काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका फंक्शन देख लिया जाए। फंक्शन में क्या है, फर्स्ट फंक्शन ही है इंडस्ट्रियल फाइनेंस। जैसे कि नाबार्ड का फर्स्ट फंक्शन ही है, नाम से ही पता चलता है उसका फंक्शन कि वो रूरल एरियाज़ में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो हेल्प करता है। वैसे ही IDBI का फर्स्ट फंक्शन ही है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना टू इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, बिजनेस कॉरपोरेशन, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वो कमर्शियल बैंक फुलफिल नहीं कर पाता, इसीलिए IDBI को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बिजनेस को या इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करने का काम को करने के लिए IDBI को एस्टेब्लिश किया गया है। प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, हाँ, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनकरेज करता है। कहाँ पर, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बैकवर्ड रीजन, अनबैंक्ड, अंडर डेवलप्ड रीजन में जाके इंडस्ट्री सेटअप करने का काम को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ IDBI करता है, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है ताकि वो लोग आगे चल के इंडस्ट्री और MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा दे सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, ये जितना भी कमर्शियल बैंक है उन लोगों का फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। MSME फाइनेंसिंग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को पैसे देने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है, दिया हुआ है। रिटेल बैंकिंग, ये रिटेल बैंकिंग भी करता है। रिटेल बैंकिंग बोले तो ये जो मैंने बोला, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ATM कार्ड देना, डेबिट कार्ड देना, इसका भी फंक्शन वो प्रोवाइड करता है क्योंकि उसको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब तो प्रोवाइड करेगा ही ऑब्वियसली। आज के टाइम में अगर कोई बैंक ये प्रोवाइड नहीं करता है उसका कस्टमर नहीं आएगा, उसको कस्टमर नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर एसएमएस में दिया गया है इंडस्ट्रियल बैंक, भारतीय औद्योगिक उन्नयन बैंक और इतिहास दिया আছে 2004-2019 কি হৈছিলে LIC তাৰ শ্বেয়াৰ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ অকুপাই কৰি লৈছিলে, কিনি লৈছিলে। 2004 তাক এটা কমাৰ্চিয়েল বেংকলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটোৰ ফাংচনো দিয়া আছে, ঔদ্যোগিক অর্থায়ন, ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ প্ৰচাৰ, পূৰ্ণ অর্থায়ন সুবিধা, বিত্তীয় प्रतिष्ठानসমূহৰ সমন্বয়, MSMEৰ অর্থায়ন, खुचरा बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग जिसको बोला जाता है, डिजिटल बैंकिंग, ये सब काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है LICI। सबने तो नाम सुना है, ठीक है, सबके घर पे सबके पापा मम्मी ने तो LICI एक बार ना एक बार लाइफ में किया ही होगा। तो उसका भी थोड़ा हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखो, हिस्ट्री जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में बैक जाना पड़ेगा। 1818 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1818 में क्या हुआ, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में खोला गया, ठीक है, ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के अंदर, ठीक है, एस्टेब्लिश इन कोलकाता, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। फिर 1912 को इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास हुआ, ठीक है। जितना भी ये सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास हुआ। फिर 1956 को मोर देन 200 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज्ड किया गया, प्रोविजनलाइज्ड किया गया। गवर्नमेंट ने अपने नाम पे कर लिया था 1956 को। तभी सितंबर महीने में 1 सितंबर में जितना भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है सबको मर्ज करके LICI
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर 2022 में LICI ने फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग किया था, स्टॉक मार्केट में खुद का नाम रजिस्टर किया, और आज के डेट में वो क्या हो गया पता है, वो मेजर शेयर होल्डर हो गया बाकी दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। इसलिए अभी हम लोग ने देखा था कि ये जो IDBI का शेयर ऑक्यूपाई किया था ना, RBI ने LICI ने शेयर खरीद लिया था, ठीक है, 2019 में। तो अभी जो LICI है मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गया डिफरेंट गवर्नमेंट कंपनीज़ का। वो पैसा देता है उन लोगों को, इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये उनका पूरा काम ही इन्वेस्टमेंट का ही है, इन्वेस्टमेंट बैंकर ही है ये। फंक्शंस ऑफ LICI, फंक्शंस क्या क्या है देखो। फंक्शंस में तो हम लोगों को पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। किसी का अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है तो उसको फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है LICI। सेविंग्स को एनकरेज करता है, सेविंग्स करना सिखाता है, ठीक है, सेविंग्स का हैबिट जनरेट करता है, सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। वो पैसे को लेके सिर्फ रख नहीं देता है, उसको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में या फिर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करके वो पैसे से पैसा बनाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो कि मैंने अभी बोला कि LICI अभी आज के डेट में मेजर स्टेक होल्डर बन गया बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनीज़ का। बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनी ने उसने बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर ऑक्यूपाई करके रखा है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, फैमिलीज, फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिलीज आफ्टर डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर, रूरल एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, एक्सटेंड सर्विसेज टू रूरल एरियाज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो लोग मतलब उतना ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं कर सकते, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर सकते, उन लोगों को छोटा छोटा स्कीम देना, कम अमाउंट का स्कीम देना, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल प्रोजेक्ट। ये तो मैंने अभी बोला कि गवर्नमेंट का डिफरेंट प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशंस में अभी LICI मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस जो कि मैंने यहाँ पर SMS में भी दे दिया। जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करा, সঞ্চয়ৰ অভ্যাস गढ़ी तोला, जनसाधाৰণৰ সঞ্চয় সংগ্रह करा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला সঞ্চয় संग्रह करा, संगृहित धनर विनियोग जो कलेक्ट हुआ उसको फिर से इन्वेस्ट करने का काम, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा, अर्थनैतिक उन्नयन सहाय करा। तो यहाँ तक हम लोगों का लेसन नंबर 1 दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर क्लास 12 फाइनेंस ऑफ आसाम स्टेट बोर्ड ख़त्म होता है। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया। दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करके जाओ। जितना भी मैंने स्लाइड यहाँ पर बनाया उसको स्क्रीनशॉट लेके एक PDF बना लो, PDF उसको जेरोक्स करवा लो, प्रिंट आउट करवा लो, ताकि क्विक रिवीजन में हेल्प हो सके। और अगर मुझे लगता है जो ये सब PPT को अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, PPT को अच्छे तरीके से जेरोक्स करवा के अपने पास, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेगा, उसको बुक खोलने का भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इतना लगता है, बाकी तुम लोगों के ऊपर है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर तुम लोगों को इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने में, समझने में अच्छा लग रहा है, आसानी हो रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर अमंग द फ्रेंड एंड लाइक इट, और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।